ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज गुप्ता से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर नीरज, ऐसा कहा जा रहा है कि जो लोग पहले से कुछ और बीमारियों से परेशान हैं, उनके लिए खतरा बढ़ गया है। उनको क्या क्या और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए और उनमें ये बीमारी कितनी खतरनाक साबित हो रही है? हमारी जनता अब काफी जागरूक है और इसको इस बारे में काफी कुछ मालूम हो चुका है कि ये वायरस जो है किस प्रकार फैलता है। हवा के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है और सांस की नलिकाओं द्वारा हमारे फेफड़े में या फिर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने के पश्चात हमारे को तकलीफ, खांसी, जुकाम, बुखार या इस प्रकार से दी जाती है। लेकिन फेफड़े के अलावा और भी बहुत से अंग है जिन पे इनका प्रभाव होता है। वो प्रभाव डायरेक्ट वायरस की वजह से होता है या वायरस की वजह से उत्पन्न शरीर में जो चेंजेस होते हैं, जो रिएक्शंस होते हैं, उसके प्रभाव के कारण होता है। इसके बारे में अभी भी शोध जारी है। अभी कुछ ऐसा माना जा रहा है कि यह वायरस केवल सांस के रास्ते ही नहीं और भी जगह पे डायरेक्ट एंट्री करके और डायरेक्ट नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि गट्स में। अब ऐसे देखा गया है कि ये जो वायरस है, इसकी प्रकोप ज्यादातर उन लोगों में ज्यादा देखा जाता है या तो आयु बहुत ज्यादा हो कि 60 साल 70 साल से उम्र के व्यक्तियों में ज्यादा इसका प्रकोप देखा गया है। 50 साल से कम लोगों में इसकी फैटेलिटी रेशियो भी जो है 0.5% ही है और डेथ जो है ज्यादातर बड़ी उम्र में होती है। या जो व्यक्ति जिनमें पहले से ही बीमारियां जैसे कि हार्ट की बीमारी है या जो बहुत मोटे हैं या जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है या जिनको सांस की तकलीफ है या उन सांस की तकलीफ की वजह से अगर ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जिससे उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, तो उन व्यक्तियों में इसका प्रकोप ज्यादा देखा गया है। डॉक्टर नीरज, देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सीरोलॉजिकल सर्वे हो रहा है। पहले भी सीरो सर्वे के नतीजे आए थे और ये बताया गया था कि लगभग 20 से 22% आबादी जिन जगहों पर यह सर्वेक्षण किया गया था कोरोना संक्रमित हो चुकी है। इस बार के सर्वे के क्या लक्ष्य हैं और इसके नतीजे के बाद किस तरह की रणनीति बनाने में प्रशासन को मदद मिलेगी? ये जो वायरस है, नोवेल वायरस है, जिसके बारे में हम केवल पिछले 6 महीनों से ही जानते हैं, उसके लिए अभी तक कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो इस वायरस को पूर्णतः मार सकती है या जो हमको इस बीमारी से पूर्णतः बचा सकती है। सारी जितनी दवाएं चल रही हैं वो रीपर्पस्ड हैं, एक्सपेरिमेंटल हैं, जिनको फास्ट ट्रैक अप्रूवल मिले हुए हैं या जो ऐसी दवाएं हैं जिनको हमें लगता है कि वो हमारी सहायता कर सकती हैं। किंतु उन दवाओं में भी कुछ ऐसा रहता है कि इन दवाओं से शरीर में नुकसान भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्टीरॉयड, जो कि यूके के ट्रायल से पता लगा कि वो मरने से हमें बचा सकता है। जो सीरियस पेशेंट हैं उनकी मोर्टेलिटी को ये कम कर सकता है। किंतु वो व्यक्ति जिनमें ऑक्सीजन की कमी नहीं है, उन व्यक्तियों को अगर दिया जाए तो उनमें नुकसान भी कर सकता है या उसकी हाई डोज नुकसान भी कर सकती है। तो ऐसी स्थिति जिसमें कि हम अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि उसकी दवा या ऐसा इलाज जिससे हम इसको पूर्णतः से बचा सकते हैं। हम ये भी जानते हैं अभी वैक्सीन आई नहीं है और निकट भविष्य में उसके आने की संभावना भी नहीं है। सरकार द्वारा नीति बनाया जाना, जिस नीति से हम अपने देश में उस बीमारी से मरने वालों की संख्या को कम कर पाए या उससे होने वाली पीड़ा को कम कर पाए, इस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए हमें इन सर्वे की आवश्यकता पड़ती है। ये जो सर्वे है इसलिए भी है क्योंकि अगर हम एक्सपीरियंस देखें, जहाँ हम यूके या और कंट्रीज को देखते हैं, वहाँ पर मोर्टेलिटी जो है 12 से 14% आती है। अमेरिका या इंडिया में देखते हैं, वहाँ से मोर्टेलिटी 3 से 5% में है। और हमने पहला जो सर्वे किया था मई में, उसमें हमने ये देखा कि जो 83 डिस्ट्रिक्ट में किया था, उसमें हमने देखा कि केवल 0.73% ही अभी तक लोगों का इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि उसमें एंटीबॉडीज हैं जिनको पहले इन्फेक्शन हो चुका है और अब वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना चुके हैं। तो दूसरा सर्वेक्षण जो हमने दिल्ली में किया, 11 डिस्ट्रिक्ट में किया, उनमें भी हमने जब देखा तो 22-23% के बीच में वो हमको सर्वेक्षण में पाया। ऐसे जो रहता है जहाँ पे बहुत लोग नजदीक रहते हैं, प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं ले पाते हैं या उनको सुविधाएं पूरी नहीं मिल पाती है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन के स्प्रेड होने की संभावना ज्यादा है। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का जानने का मतलब ये होता है, क्या ये समाज में फैल चुका है, क्या इसका कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, और अगर व्यापक रूप से स्प्रेड हो गया है तो क्या व्यक्तियों में हर्ड इम्यूनिटी की वजह से इसकी फैलने की संभावना को कम किया जा सकता है, या फिर उसके लिए हमको अगर वैक्सीन बनानी है तो क्या हमारे को वैक्सीन जो बनाना जो है वो
उन व्यक्तियों पर निर्भर करता है जो पहले से इम्यूनाइज्ड नहीं है या इन्फेक्टेड नहीं है। ऐसे व्यक्ति भी ढूंढने पड़ेंगे जिनको इन्फेक्शन भी नहीं हुआ, इम्यूनाइज भी नहीं हुआ, उनके ऊपर ट्रायल करने के पश्चात ही उसकी एफिकेसी को पता लगाया जा सकता है। अगर सारे व्यक्ति ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर चुके हैं तो फिर वैक्सीन की आवश्यकता कितनी हो, इस बात पे भी विचार करने की जरूरत पड़ती है। बहुत सारी नीतियां होती हैं, वो केवल सर्वेक्षण के आधार पर ही डिसाइड की जा सकती है। वो नीति केवल दिल्ली पे ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लगाने के लिए तैयार करनी पड़ेगी, ताकि जो स्थिति हम दिल्ली में देख चुके हैं वो बाकी जगह ना देखनी पड़े। पूरे देश में अनलॉक 3 की प्रक्रिया चल रही है, काफी सारी चीजें खुल गई हैं। ऐसे में कोरोना से कैसे बचें और खासकर बच्चों को कैसे बचाएं? जैसे जैसे हम लॉकडाउन को कम करते जाएंगे, हम जन सुविधाओं को पूर्ण रूप से वापस जनता को देने की कोशिश करेंगे, वैसे ही जनता का संपर्क एक दूसरे से बढ़ने लगेगा और उस संपर्क की वजह से आपका इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रकोप यानी कि संक्रमण होने की संभावना बढ़ती चली जाएगी। तो उस समय और भी जरूरी हो जाता है कि आप अपना डिस्टेंस को बनाए रखें, आप हमेशा मास्क लगाए रखें, आप जितना हाथ धो सकते हैं उसकी आप कोशिश करें, ताकि किसी भी इन्फेक्शन को आप तक आने से रोका जा सके। जहां तक बच्चों का संबंध है, बच्चों के लिए भी उसी प्रकार की ही रणनीति रहेगी। उनको भी बचाव की आवश्यकता है, ये भी मास्क का प्रयोग करें। जब जाएं तो अपनी सुपरविजन में रखें। बाहर ऐसी जगह जाएं जहां पे कम से कम लोगों से उनका संपर्क हो, और उनके लिए जो उनकी प्रिकॉशन या इम्यून सिस्टम को बनाए रखने के लिए उनके लिए पौष्टिक आहार, आराम, जो भी इस तरह के पहले से आप बताते आ रहे हैं, का पूर्ण रूप से पालन करते रहें, तभी हम इस पे काबू पाने में संभव होंगे। जो नामचीन हस्तियां हैं वो भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। देखिए, हर व्यक्ति अपनी तरफ से जरूर प्रिकॉशन लेता है, किंतु बहुत बार ऐसा होता है जाने अनजाने में उनका संपर्क ऐसे व्यक्ति से हो जाए जिसको इन्फेक्शन है। अब आपको ये भी मालूम है कि ये जो डिसीज है ये माइल्ड रहती है लगभग 80% लोगों में, यानी कि उसमें बहुत कम सिम्टम आते हैं। ऐसे व्यक्ति 40% तक हो सकते हैं जिनमें कोई भी प्रकार के सिम्टम नहीं होते हैं, या वो व्यक्ति जो बीमार होने से पूर्व 2-3 दिन पूर्व जिसको सिम्टम नहीं है फिर भी वायरस को स्प्रेड करने के लायक होता है, उस व्यक्ति के संपर्क में आने से ही ये इन्फेक्शन होते हैं। किसी के बारे में जाना नहीं जा सकता है, व्यक्ति जरूर प्रिकॉशन लेता है, लेकिन अक्सर जैसे खाते समय, चाय पीते समय, जैसे आपने देखा है कि पॉलिटिकल मीटिंग्स में या पॉलिटिकल लोग जब आपस में बैठते हैं तो हो सकता है कि मास्क उनके द्वारा यूज में प्रयोग में नहीं आ, कहीं ना कहीं कोई चूक हो गई होगी, जिसी से ही इन्फेक्शन उन तक पहुंचता है। ये बीमारी ये नहीं देखती है कि आप गरीब हैं या अमीर हैं, या कितने अपने आप को प्रोटेक्शन लेते हैं, या कितना आपने अपने बैरियर चारों तरफ इकट्ठा कर सकते हैं। ये बीमारी आप तक कभी भी पहुंच सकती है, इसलिए कभी भी अपने स्वभाव में ढील ना रखें, प्रिकॉशन हमेशा बनाए रखें। मास्क उतार कर बात करना कितना खतरनाक है? देखिए, इस बारे में तो आपको पहले से जागरूक है कि मास्क उतार कर बात करना है ही खतरनाक, क्योंकि बात करते समय ही मुंह से जो सालिवा के कण निकलते हैं, या जब आप छींकते खांसते बोलते हैं तो उस समय सांस के द्वारा जो कण बाहर आ रहे हैं उन्हीं के द्वारा ही ये इन्फेक्शन फैलता है। और आप ऐसे समझदार नागरिक होने के नाते उनको इस बात को रोक सकते हैं, कहिए कि आप मास्क लगाइए। आप अक्सर देखते हैं कि व्यक्ति मास्क मुंह पे लगाते हैं और नाक अक्सर खुली रहती है बाहर। उनका ये कहना है कि नाक पे लगाने से उनको सांस की तकलीफ होने लगती है, किंतु ये इतना ही खतरनाक है। सिर्फ मास्क मुंह पे लगाने तक ही नहीं, नाक को भी कवर करना आवश्यक है, और वो भी इस प्रकार से बांधना आवश्यक है कि उसमें चारों तरफ से हवा का दौरा ना करे, तभी हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। डॉक्टर नीरज, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज गुप्ता से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।